नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बीच बहस में आपका स्वागत है। दिल्ली में मनोज वशिष्ठ के एनकाउंटर को 72 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अब तक कथित एनकाउंटर का सच सामने नहीं आया है। जिस रेस्टोरेंट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 9 अधिकारियों ने मनोज का एनकाउंटर किया, उसकी सीसीटीवी फुटेज से भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार गोली मनोज ने ही चलाई या नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि सेल के 9 अधिकारियों ने मनोज का एनकाउंटर किया, उसकी सीसीटीवी फुटेज से भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार गोली मनोज ने ही चलाई या नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत मनोज की हत्या की गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसे गंभीर आरोप मानते हुए विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए हैं और एनकाउंटर से जुड़े सभी 9 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया है। लेकिन ये सवाल अब तक जिंदा है कि मनोज के एनकाउंटर का आखिरकार सच क्या है। क्या मनोज का एनकाउंटर हुआ या वाकई 9 पुलिस वालों ने मिलकर मनोज की हत्या कर डाली। दिल्ली मनोज वशिष्ठ के एनकाउंटर क्या है? क्या मनोज एक शातिर अपराधी था और उसका एनकाउंटर जरूरी था, या स्पेशल सेल की 9 लोगों की टीम ने मिलकर एनकाउंटर के नाम पर मनोज की हत्या कर दी? ये सुलगता सवाल एनकाउंटर की सीसीटीवी सामने बवाल की तरह जिंदा है। पुलिस की है कि गोली पहले मनोज ने चलाई थी। सीसीटीवी तस्वीर धुंधली है, इसलिए इस दलील को नहीं पुख्ता माना जा सकता है, ना ही खारिज किया जा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में इतना तो साफ है कि पुलिस ने शांत बैठे मनोज को चारों तरफ से घेर कर दबोचने की कोशिश की। मनोज बचने के लिए भागने लगा। अब जरा रेस्टोरेंट में मौजूद चश्मदीद एक महिला क्या कह रही है, वो भी सुनिए। पकड़े थे वो, जब तक गन निकाल दिए थे तो उनका हाथ ऐसा मूविंग हो रहा था। आप सामने थे? देर के बाद जब वो एक फायर होने के बाद डोंट वरी, पुलिस है अंदर, तो सब जान बचा रही, क्योंकि वो किधर बुलेट शॉट में निकला, उसकी पिस्टल से निकला फायर। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मनोज के घर वाले इसे हत्या मान रहे हैं, एनकाउंटर नहीं। सर, मेरी तो सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और जो मैंने कंप्लेंट की है उसे एफआईआर में रजिस्टर करें और तत्काल उन लोगों को जिन लोगों ने भी मनोज का मर्डर किया है, तो फुटेज दिख रहा है, उनको 302 के उसमें सस्पेंड किया जाए और उनको जेल की जाए। ये फुटेज सामने आ गई है, किसी भी तरीके एंगल से कोई भी उसको चेक करे, पुलिस अधिकारी करे या कोई आम आदमी उसको देखे, या मैंने भी खुद उसमें उसको देखा, कोई इसमें नहीं कह सकता कि वो एनकाउंटर हुआ है। जब काउंटर फायरिंग ही नहीं हुई तो एनकाउंटर किस चीज का हुआ है? वो तो सीधे से उन्हें ग्रिप में लिया गया है, नीचे गिराया गया और पॉइंट ब्लैंक से सट्टा के गोली मार दी गई है। इससे प्री प्लान मर्डर। मनोज के घर वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर पीएस बसी और ये मांग की कि पूरे मामले की विजिलेंस जांच बिठाई जाए और स्पेशल सेल के 9 पुलिस वालों का तबादला किया जाए, जिससे जांच प्रभावित न हो, जिसे दिल्ली पुलिस ने मान भी लिया है। से मिलने के बाद, उनके बैठने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद जो जो पॉइंट्स हमने रखते गए, उन्होंने उन चीजों पर वो आदेश करते चले गए। हमारे फेवर में उन्होंने हर बात की सहानुभूति जताई और बाकी निष्पक्ष जांच के उन्होंने बिल्कुल जाहिर किया, हाँ, आश्वासन दिया। तो निश्चित रूप से हम उनकी बात पे फिलहाल विश्वास करते हैं। उनकी 2 डिमांड थी, एक तो जो शिकायत थे कुछ एलिगेशंस, और दूसरा वो चाहते थे निष्पक्ष जांच। तो उनकी डिमांड थी कि निष्पक्ष जांच होने के लिए जो टीम के मेन लोग थे जो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, उनका तबादला कर दिया जाए, जिसके लिए कमिश्नर साहब ने उनको गौर फरमाने के लिए कह दिया है, आश्वासन दिया है और उनकी ट्रांसफर पर विचार किया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि जांच जल्द पूरी होगी और इस कोण से भी जांच की जाएगी कि कहीं दिल्ली पुलिस में फिरौती का रैकेट तो नहीं चल रहा था। लेकिन कई सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी अनसुलझे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मनोज के सिर में गोली आर पार हो गई। तो पहला और बड़ा सवाल यही है कि मनोज को सिर में गोली क्यों मारी गई, पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई, उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। दूसरा बड़ा सवाल ये है
कि अगर मनोज ने पहली गोली चलाई थी तो फिर वो गोली कहां गई। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि भीड़ भरे सागर रत्ना रेस्टोरेंट में घुसकर पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया, मनोज के बाहर निकलने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। और चौथा बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस मनोज को बड़ा जालसाज बता रही है, तो क्या स्पेशल सेल का काम जालसाज का एनकाउंटर करना होता है? ये चंद सवाल ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना जरूरी है। और अब मनोज के घर वालों समेत देश तो विजिलेंस जांच की रिपोर्ट का, जिससे एनकाउंटर का अंतिम सच बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरे मामले में दरअसल देखा जाए तो कई चीजें जांच का विषय है, लेकिन सोचिए अगर उस रेस्टोरेंट में आप और हम बैठे होते और गोलियां चलना लगातार शुरू हो जाती तो क्या होता। क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पुलिस ने फॉलो किए? और दिल्ली पुलिस जो आपके साथ आपके लिए हमेशा का दावा करती है, क्या वो एनकाउंटर पुलिस होती हुई चली जा रही है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी जुड़ेंगी। साथ ही साथ हमारे साथ उदय सहाय जी जो कि जाने माने एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, वो जुड़ेंगे। अच्छा खासा अपना तर्क रखते हैं इन मुद्दों पर। सबसे पहले उदय सहाय जी, हमें ये बताइए कि क्या या एनकाउंटर आपको इन तस्वीरों को देखते हुए, हालांकि सीसीटीवी फुटेज इतनी क्लियर नहीं है, क्या लग रहा है? सीसीटीवी फुटेज देख के लगता है कि स्कफल हुआ है उसको अरेस्ट करते वक्त, और उस स्कफल में गोली बहुत क्लियर पहले काउंटर में बिल्कुल क्लियर नहीं होता। मैंने उसको 2-3 बार देखने की कोशिश की है, लेकिन ये बात सही है। रेस्टोरेंट जब ऑन था और काफी इसमें पुलिस टीम जाती है और किसी को नैप करने की कोशिश करती है तो वो रेसिस्टेंस हो सकता है और रेसिस्टेंस से स्कफल भी हो सकता है, लेकिन स्कफल के बाद ये एनकाउंटर किस तरह हुआ ये फुटेज से एटलीस्ट मुझे क्लियर नहीं होता। मैं आरती जी के पास जाऊंगी, लेकिन मुझे ये बता दीजिए उदय सहाय जी, बेसिक सवाल, क्या दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए? उस रेस्टोरेंट में अगर आप खुद बहुत ही शातिर अपराधी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्रॉस फायर हो सकती है, तो इतने भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में क्या स्पेशल सेल इसी तरह से ऑपरेट करती है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में मुझे नहीं मालूम, स्पेशल सेल का अगर कोई है भी या नहीं है, क्यों सिचुएशन स्पेसिफिक आम पे जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं जी, और जिस तरह के रियल स्टेट में 3-4 उसने कंपनीज चला रखी थी, वो फोर्जरी और चीटिंग जैसे मुकदमों में शामिल था। ये सारी जो मुकदमे हैं, केसेस हैं, वो व्हाइट क्राइम के तहत कैटेगराइज होती हैं। व्हाइट में तरह का बॉडी ओरिएंटेड वायलेंस अमूमन देखने को नहीं मिलता, और वो बात को भी किसी के दिमाग में एक प्रश्न पैदा कर सकती है। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये भी है उदय सहाय जी कि जो दिल्ली पुलिस की थ्योरी है कि पहला वार, पहली गोली खुद मनोज वशिष्ठ की तरफ से चली, वो गोली अभी तक कहीं पर भी नहीं मिली है, कहीं पर भी उसका सुराग भी नहीं मिला है। ये अपने आप में सवाल बरकरार है। और रजत राकेश टंडन हमारे साथ इस वक्त सीधे बागपत से जुड़े हुए हैं। मैं आरती जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से आपने कहा कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स में मनोज वशिष्ठ लिप्त था और अगर स्पेशल सेल उसको चेज भी कर रही थी, रजत, सूत्रों के हवाले से खबर आई, एक जानी मानी अखबार ने भी वहां के एसपी का जब इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना था कि एक लोकल रॉबिनहुड जैसी इमेज थी। और जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के स्पेशल सेल बोल रही है, स्पेशल सेल पहली बार इंक्वायरी करने भी उनके पास रविवार को आई, जबकि एनकाउंटर सैटरडे को हुआ, रविवार को आई ये पूछने के लिए कि इसके खिलाफ क्या क्या केसेस चल रहे हैं। क्या ये सच है? एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के लोग आए थे और यहाँ पर कोई ऐसा
आप कह सकते हैं रिकॉर्ड नहीं मिला। जो एक रिकॉर्ड था भी उसमें मनोज वशिष्ठ का नाम था, लेकिन जो फादर नेम था वो भिन्न था, यानी वो टैली नहीं हो पाया। दूसरी अगर बात करें, मैं इस वक्त गांव में ही खड़ा हूं जिस गांव के मनोज वशिष्ठ रहने वाले हैं। पीछे जो ये गली जा रही, इसी गली के अंदर उनका मकान है। अभी आप कह सकते हैं शव को लेकर क्रिमिनेशन लगभग 5 गांव के पीछे लगातार नारेबाजी हो रही थी, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। यहां के लोगों से जब आंचल मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि क्या उनके खिलाफ मामला था, इनको जो इस गांव में, इस ब्लॉक में स्कूल है, उस स्कूल को मनाने में वशिष्ठ का योगदान था। 100 लड़कियों की शादी 2 साल पहले कराई थी। गांव में किसी को तो वो उस घर जाता था तो खाली हाथ लौट के आता। गांव वालों को इस बात पर यकीन नहीं हो। ये भी पूछा कि क्या वो दुश्मनी थी, तो ऐसी कोई इमेज यहां पर वशिष्ठ की नहीं थी। यहां पर लोगों ने यही कहा कि वशिष्ठ लोगों की मदद करते थे। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती थी तो उसके पास जाता था। हॉस्पिटल के खर्चे से लेके, शादी के खर्चे से लेके, स्कूल की पढ़ाई से लेके, क्रिकेट टूर्नामेंट तक लेकर हर योगदान देता था और गांव की मदद करता था। शायद इसीलिए हजारों लोग आज उसके लिए बागपत चौराहे से यहां तक पैदल चलकर आए। ठीक है आरती जी, हजारों लोग बागपत के अंदर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर किया, और एनकाउंटर बाकायदा, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इनकाउंटर इस तरह से होता है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाके इनकाउंटर हो जाए। सोचिए आप रेस्टोरेंट में बैठी होती और इस तरह का वाकया हुआ होता। ऐसे में आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को अब ये हाई टाइम है कि उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको रेन इन करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद मामला है और पूरी व्यवस्था पे, पुलिस व्यवस्था पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। गृह मंत्री जी से पूरे परिजन परिवार के लोग मिले थे। गृह मंत्री जी ने बड़े संवेदनशील तरीके से पूरा केस को हैंडल किया। एक बड़े अधिकारी जो जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैं, उनके नीचे डीसीपीज और पूरी टीम को लगा के एसआईटी गठित की। पोस्टमार्टम पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग के होगा ऐसा कहा। सीसीटीवी को तुरंत दिखाया जाना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसके लिए आदेश दिए। यहां तक कि परिजनों को यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो अपराध शाखा के अलावा सीबीआई की जरूरत पड़ी, जो मांग कर रहे हैं वो भी जरूर, उसके भी आदेश दिए जाएंगे। ये गहन जांच का विषय है और गहन जांच का विषय का मतलब है कि गहन जांच होनी चाहिए और डीपली पूरे अंदर तक जाके, जैसे आपने कहा कि जो सागर रतन रेस्टोरेंट्स हैं, ये एक रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन, और उस जगह पे जा सकती थी, बिल्कुल ठीक है, पैर में गोली मारी जा सकती थी। उदय जी ने अभी कहा कि स्कफल हुआ, हो सकता है उसमें भी अभी जो 2 लोग साथ थे वो ये कह रहे हैं कि पहली गोली इनसे, अब मालूम नहीं वो किसके प्रेशर में। आरती जी, कई चीजें फैक्ट्स की हैं, कई चीजें फैक्ट्स की हैं, वो समझ में आ रही है कि वो जांच का विषय है, पूरी आनी चाहिए। नहीं, मुझे ये बताएं कि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया, उन्होंने जांच बिठाई, ये भी कहा कि सीबीआई इंक्वायरी कर देंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि दिल्ली पुलिस की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल हमेशा से उठते आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली पुलिस हमें दे दो, इससे पहले शीला दीक्षित का बार बार ढुलमुल रवैया रहा। तो क्या दिल्ली पुलिस किसी को भी आंसरेबल है, और नहीं है तो यही बहुत बड़ा सवाल है। और अगर गृह मंत्री को आंसरेबल है तो गृह मंत्री को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। दिल्ली पुलिस बिल्कुल आंसरेबल है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से आंसरेबल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी जो प्रशासनिक ढांचे होते हैं उनमें पूरी तरह से आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर ये कहीं पे भी थोड़ा भी ट्रैक से उतरा है तो मुझे लगता है ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है, और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो पहले से ही इस विषय में बहुत संवेदनशील है। पीछे भी कई मसलों में दिल्ली सरकार को ऑलरेडी सुधारा गया है, उनको कड़ी हिदायतें। बड़ी बात आरती मेहरा जी, आपने यहाँ पे ये कही कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी की
बस्सी की भी जिम्मेदारी है। आपने ये बात कही है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मुझे ये बताएं कि क्या स्पेशल सेल के हेड को भी इस मामले में रिजाइन करना चाहिए या उनको भी कुछ देर के लिए पद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए? हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जुड़ रहे हैं, फिर उसके पास जाऊंगी मैं। मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं उसमें आके इसको देखना बहुत जरूरी है कि क्या इन्होंने प्रोसीजर्स के विद इन काम किया या प्रोसीजर्स के बाहर आके काम किया। क्या कुछ पुलिस ऑफिसर्स इतने बलशाली हो गए जो अपनी यूनिफॉर्म से और अपने सिस्टम से बाहर निकल के, तो ये सरकार के इतने बलशाली हो गए जो अपनी यूनिफॉर्म से और अपने सिस्टम से बाहर निकल के, तो ये सरकार के जो बैठे हुए और वरुण हमारे साथ, ठीक है, कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगी। जुड़ रहे हैं वरुण, अब पूरे घटनाक्रम के बाद अपडेट क्या है? बीएस बस्सी ने विजिलेंस जांच भी बैठा दी है इस पूरे के पूरे मसले पर, 9 पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या ये काफी है? देखिए, फिलहाल परिवार वालों की ही डिमांड ये थी कि जब तक पुलिस ये कार्रवाई आगे नहीं करेंगी वो बॉडी को लेंगे नहीं, और शायद यही वजह है कि जो बीएस बस्सी है उन्होंने परिवार वालों की मांग को मानते हुए एक विजिलेंस इंक्वायरी बिठा दी है। विजिलेंस इंक्वायरी भी इसलिए है क्योंकि परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो इससे पहले भी मनोज बस्सी से एक बार 60,000 रुपए वसूल चुके थे। इसी के चलते इंक्वायरी बैठाई है और पुलिस का जो इसलिए है कि जो एसआईटी की टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनमें किसी तरह का ये प्रभाव ना डाल सके। कहीं ना कहीं परिवार इसमें जरूर समझे, लेकिन पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होगा इस मामले में पास साफ निकल कर आ जाना, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो अपने आप में पुलिस के ऊपर सवाल खड़ी कर रही है। पुलिस लगातार इस बात को से कह रही थी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर एक सीसीटीवी फुटेज है जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जब दिल्ली पुलिस ने इस फुटेज को जारी किया तो उसके बाद वो खुद ही कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि फुटेज साफ है इस 10 सेकंड की फुटेज के अंदर कि स्पेशल सेल के अधिकारी मनोज के पास तक पहुंच गए थे। 6 से 7 पुलिसकर्मी थे, आपको बता दूं हुआ था सागर रत्ना में एक गेट पर था और 7 पुलिसकर्मियों ने अंदर एंट्री की थी। सातों मनोज वशिष्ठ के पास पहुंच जाते हैं, फिर भी उसको काबू में नहीं कर पाते। हाँ, इतना जरूर है मनोज वशिष्ठ ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह पुलिस का कहना था कि मनोज ने पहली गोली चलाई है वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तस्वीरों से साफ नहीं होती है। पुलिस का इसमें अपने आप को पास साफ करना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल जो वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मेरी तो सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और जो मैंने कंप्लेंट की है करें, और लोगों को जिन लोगों ने जो फुटेज में दिख रहा है उनको 302 के उसमें सस्पेंड किया जाए और उनको जेल की जाए। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि इस पूरे एनकाउंटर में जितने भी लोग स्पेशल सेल की तरफ से जो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए? हाँ जी सर, मामला दर्ज किया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि जब उनके 6 में कोई एफआईआर और कोई भी कंप्लेंट नहीं है तो उन्होंने 29 को मनोज को किस उसमें ट्रैप करने की कोशिश की थी। प्रियंका, एक चीज जो सबसे बड़ी जो चीज सामने आई है, हमारी जो सेल के अधिकारियों से भी हमारी कंटिन्यू बात हो रही है, जिस तरीके से आप पटियाला हाउस की तरफ से कोई भी सर ये जवाब देखिए, आप इसको प्लीज रीड आउट करके बताएं या मैं रीड आउट करके बता देती हूँ। हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, स्टेट वर्सेस मनोज वर्सेस, जो उनकी तरफ से रिप्लाई आया था एफआईआर नो नॉट 6 में श्री जितना LD एडिशनल पीपी फॉर स्टेट नन ऑफ द एप्लीकेशन अक्यूज As per the report received from PS Special Cell, neither any FIR has been registered against the applicant accused, nor any complaint has been received against him. In view of the said report, no orders are required to be passed on the application for grant of anticipatory bail. The same stand disposed of. तो सर ये किस लिए दिया गया है? मैंने ये मतलब फेक तो नहीं बनाया होगा? तो कई सवाल मनोज वशिष्ठ का परिवार उठा रहा है। वरुण, अगर आप बस एक लाइन का अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, इसमें एक एक्सटॉर्शन एंगल भी सामने आ रहा है जहां पर परिवार वालों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनको परेशान कर रही थी, पैसे का लेन देन था। इस एंगल पर भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है?
जी हाँ, बिल्कुल अंचल, मैं आपको बता दूं, जो विजिलेंस इंक्वायरी बैठी है वो इसी एलिगेशन के ऊपर बैठी है, क्योंकि इन्होंने एक आरोप लगाया है कि मई के महीने में एक पुलिस की जिप्सी ने इनको धोला कुआं से जो मनोज वशिष्ठ है उनका पीछा करना शुरू करा और ग्रेटर नोएडा के वो परी चौक तक पीछा करते रहे। उसके बाद ओवरटेक करने के बाद मनोज वशिष्ठ को रोका गया। उसके बाद बताया कि हम सेल के अधिकारी हैं, उनसे 4 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन मनोज वशिष्ठ की जेब में उस टाइम 60,000 रुपए थे, ऐसा परिवार का आरोप है। और जो सेल के अधिकारी थे उन्होंने वो 60,000 रुपए लिए और वहां से चलते बने। तो कहीं ना कहीं इन्होंने करप्शन का आरोप लगाया था कि उनसे एक्सटॉर्शन की जा रही है। उसी के चलते जो पुलिस ने एक विजिलेंस इंक्वायरी बैठाई है। एसआईटी की टीम जो है वो जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो 307 की एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कि मनोज वशिष्ठ के ऊपर भी इसमें एफआईआर हुई है कि जो पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाई। एसआईटी की टीम की जांच, साथ ही परिवार के जो बाकी आरोप है उनकी जांच कर रही है, लेकिन विजिलेंस इंक्वायरी इसी के चलते ये बैठाई गई है। ठीक है, वरुण, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदय सहाय जी, स्पेशल सेल की जो इमेज रही है वो हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन अब इसमें एक्सटॉर्शन का एंगल जुड़ जाना, जिस तरह से अंजाम दिया गया और लोगों को क्षति पहुंच सकती थी, जान जा सकती थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, ऐसे में ये बहुत बड़ा दाग लग गया है। और क्या इस तरह की एक्सटॉर्शन की डिमांड स्पेशल सेल द्वारा हो सकती है, पुलिस अफसरों द्वारा? देखिए, एक्सटॉर्शन को रोल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंक्वायरी अगर इसी आधार, पहली बात। दूसरी बात है, जो क्लासिक इनकाउंटर का इमेज हमारे दिमाग में आता है, जहां कोई क्रिमिनल भाग रहा है और वो मुड़ के आप पर गोली चलाता है, आपसे गोली मारते हैं, ये एक क्लासिक स्टीरियोटाइप जो हमारे दिमाग में हुआ है इनकाउंटर के, वो ये है। बट ये में काउंटर का केस एट बेस्ट इसको आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अगर उसने गोली भी चलाई है, जो कि एसआईटी के जांच में आएगा और बाकी जांचों में ये बात सामने आएगी, अगर उसने गोली चलाई है तब वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, पुलिस वाला गोली चला सकता है अगर उसने चलाई है तो। और अगर उसने नहीं चलाई है, उसको पिन डाउन करके बम्प ऑफ करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई है, तो एक कतई ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो ये बात इंक्वायरी में सामने आ जाएगा और दूध का दूध, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सर के ऊपर गोली चलाई, जाहिर तौर पर अगर इतने सारे पुलिस वाले में इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर उठता है। आरती मेहरा जी, बस चलते चलते आपसे एक लाइन में कमेंट मांगूंगी कि आपको लगता है कि इस मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली एसआईटी का गठन कर दिया गया, सीनियर अधिकारी के उसमें पुलिस कमिश्नर भी पूरी तरह से संवेदनशील है और खास तौर पे गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे केस में उन्होंने न सिर्फ ऑर्डर किया, कल ही वो टीम पूरे जहां पे ये घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसका जायजा लेने भी गई। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो पूरी पुलिस की अपराध शाखा है, एसआईटी जो गठित हुई है, उसको काम करने देना चाहिए और काम करने के बाद फिर भी कोई बार नहीं जी खुद स्वयं है कि अगर सीबीआई भी हाँ, मैं उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक से कोई हत्या करने का आरोप नहीं था जिस तरीके से, तो मुझे लगता है ये बड़ा दुखदाई है। हमारे ये है, दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए आपके सुरक्षा का नारा देती है और इस तरह से अगर एनकाउंटर उसका स्पेशल सेल करता है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता है, तो बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़ा होता है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में इतना ही, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें 6 बजे